हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो पीपल एंड इन्वायरमेंट का जो इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल का ये जो मैंने न्यू कोर्स लाया है, इसमें फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट वाज फॉर व्हाट? दैट वाज फॉर रामसर कन्वेंशन एंड ब्रीफ ओवरव्यू हमने क्या ले लिया पूरे कन्वेंशन का, और स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, विच इज़ व्हाट, विच जो क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वाइड क्या था, सॉरी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड फर्स्ट एक कॉन्फ्रेंस इन्हांस किया गया था। इसी के तहत फिर क्या हुआ, फ्यूचर में जाके यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का स्टैब्लिशमेंट हुआ। इतना इतना तक ठीक है। राइट नाउ आज हम लोग कौन से कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे साइट्स के बारे में। तो स्टार्ट करें, चलो। द साइट्स का फुल फॉर्म ये है, द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड fauna and flora is an international agreement between the government. It aims to ensure that the international trade in specimens of wild animal and plants does not threaten their survival. Now what does it mean? I am explaining. It is also known as Washington Convention. कहने का मतलब कि साइट्स जो कन्वेंशन था इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए था। वो स्पीसीज़ जो क्या है, वैनिस होने के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए जो कन्वेंशन हुआ, दैट इज़ नोन एज साइट्स। अब ये कब हुआ था? ये 1973 में हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। वॉशिंगटन में हुआ था, ये प्लेस के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा था ना, जो भी मेजर कन्वेंशन है वो एक पर्टिकुलर जहाँ पे वो कन्वेंशन हुआ था वो प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो ये था। तो इसके अंदर कितने इसके अंदर टोटल अपने ये स्पीसीज़ की जब भी बात करते तो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों होते। तो एनिमल 5800 एनिमल्स को क्या किया गया था, कंसिडर किया गया था, नियरली 30,000 प्लांट्स को कंसिडर किया गया था। ओके, सो दिस वाज फॉर दीज साइट्स। नाउ CMS वाज वेट, लास्ट वन इज CMS वाज अनदर कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पेसीज। कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पेसीज इज नोन एज व्हाट? CMS। तो इसको बोन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, बोन कन्वेंशन। व्हाट्स आई एम राइटिंग, वेट, इसे क्या कहते हैं? बोन कन्वेंशन के भी नाम से जाना जाता है। बोन ये कहाँ का है? वो है जर्मनी में, ये हुआ था। नाउ जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके क्या कहते हैं, कंजर्वेशन के लिए जो कन्वेंशन हुआ था, दैट इज़ नोन एज CMS। ये कब हुआ था? ये हुआ था अपना 1979 में, 1979 में हुआ था। सी, जब भी कन्वेंशन होता है ना, वो सिग्नेचर करते करते ना कई बार 1-2 साल का टाइम बीत जाता है। तो ये टाइमिंग में कोई भी वो नहीं रखने का कि ये अभी हुआ था या फिर कई बार सिग्नेचर का टाइम एंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका टाइम कोलैप्स होता है। तो देखते हैं अभी हम लोग, ये समझ में आया? CMS जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज आती है, अगर हम देखें राजस्थान के भरतपुर में तो बहुत सारी बर्ड्स वगैरह क्या होती है, माइग्रेट होके आती है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए। नाउ सेकेंड इज व्हाट? नेरोबी डिक्लेरेशन। ये कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ऑन द 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुआ और उसके 10th एनिवर्सरी में क्या हुआ? नेरोबी डिक्लेरेशन हुआ। ये किसके लिए हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? कि ऐसा डेवलपमेंट हो जो क्या हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे, आउटकम रहे, प्रॉफिटेबल रहे। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है। इन्वायरमेंट का ऐसा यूज़ करना है, नॉट फॉर द प्रॉफिट कंसर्न बट टू उनको कंजर्व करके हमें क्या करना है, आगे चलना है। दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ द डिक्लेरेशन वॉज इंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP इन 1987। 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत क्या गया था, ये डिक्लेरेशन किया गया था। इतना समझा? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये किसके लिए था? प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए जो कन्वेंशन हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज वियना कन्वेंशन। इट इज़ अ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट ओपन फॉर द सिग्नेचर इन 1985 और फोर्स में कब आया? 1988 में। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे टाइम लग जाते थे, 2-3 साल का। एंड रेटिफाइज वेयर 197 कंट्रीज ने क्या किया कि बोला कि यस वी हैव टू टेक अ स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। It acts as a framework for the international efforts to protect the ozone layer. However, it does not include legally binding reduction goals for the use of CFC, the main chemical agent causing ozone depletion.
Now what does it mean? Wait, I am explaining in it in blank sheet. See, हम सबको पता है ना, हम सबको पता है कि ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में. फर्स्ट इज व्हाट? ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन फिर अपना थर्मोस्फेयर, एंड देन इसके ऊपर एक्सोस्फेयर. इतना समझा? तो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर होता है एंड दैट इज़ नथिंग बट ओजोन लेयर. अब ये ओजोन लेयर क्या करता है? जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है फ्रॉम दी सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. तो ये हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने से, अर्थ तक आने से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. तो अब क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये फेनोमेना को, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या हो रही है? बढ़ रही है. ठीक है. और ये ओजोन में होल हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है. ठीक है. ये डिप्लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब की वजह से. तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी मेजर स्टेप लिए गए, दैट इज़ रिलेटेड टू वियना कन्वेंशन. अपने अपकमिंग वीडियो में पूरा मैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी एक पर्टिकुलर फोटोज़ के साथ. ठीक है. सो अभी यहाँ पे तो ब्लैंक स्लाइड में नहीं हो रहा है, एक फ़ोटो इन्हांस करके मैं वो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वो बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ तक ये है. ये 10% ओजोन लेयर ये ट्रोपोस्फेयर में एंड 90% स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है. एंड ग्रीन हाउस गैसेस का क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, बट एज अभी इनका क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा एमिशन हो रहा है एंड दैट्स वाई ये क्या हो रहा है कि अफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या क्रिएट हो गई. अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो कहा जाता है कि अपने जो अर्थ का टेम्परेचर होता है ना, -18 डिग्री होता, और जहाँ पे कोई भी सिविलाइजेशन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता. दैट्स वाई ग्रीन हाउस गैसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसका बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है. इसकी वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की ही समस्या क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा. तो देखते हैं ना, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो वो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर अपना नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड फिर वो क्या कहते हैं, ये वो मीथेन है. ठीक है. दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ओजोन है. दीज आर थिंग्स आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस. वाटर वेपर सबसे ज़्यादा है, देन फिर कार्बन. तो ये सब के बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. आज हमने वियना कन्वेंशन तक कंप्लीट कर लिया. ये बाकी है लास्ट का. ये लीगली बाइंडिंग नहीं है. लीगली बाइंडिंग नहीं है मतलब कोई लिमिट नहीं है, बट यस हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है, ऐसा है. और CFC क्या होता है? CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. कार्बन कहाँ से एमिट होता है? रेफ्रिजरेटर एंड और जो भी अपना AC वगैरह होते हैं, इनसे क्या होता है? ये एमिट होता है, और ये भी क्या करते ओजोन को डिप्लेट करते हैं. तो इनका यूज़ एक क्या करना चाहिए? सस्टेन पॉसिबल वे में करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो वियना कन्वेंशन तक हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे, जहाँ पे मैं आपको ग्रीन हाउस गैस, व्हाट आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड पूरा ओजोन का, ग्लोबल वार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी. ठीक है. विच सब्सटेंस क्या करते हैं? डिप्लेट करते हैं. जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर्टिकुलेट मैटर है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे. टिल देन आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा मेरे लेक्चर्स. एंड सो अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर देना जहाँ जंक्शन को. और टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.